कहानी की शुरुआत होती है बाथटब से, जहाँ पर एक लड़का डूब रहा है। अचानक उसकी आंखें खुलती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। वो बाथटब से निकलता है, चारों तरफ अंधेरा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पर, लाइट ऑन करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी सामने से एक आवाज आती है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्या तुम ठीक हो? उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा कि इस रूम में उसके अलावा और कौन है। वो चिल्लाता है कि प्लीज लाइट ऑन करो। सामने से आवाज आती है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कि स्विच कहाँ है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन आखिरकार उस आदमी को स्विच मिल जाता है। लाइट ऑन होती है, चारों तरफ रोशनी है और सामने दो आदमी है। वो लड़का दिखता है कि उसके सामने एक आदमी है और उसका पैर भी जंजीरों से बंधा हुआ है और उन दोनों के सामने एक आदमी है जो कि मरा हुआ है। उसके हाथ में एक गन है और टेप रिकॉर्डर। वो दोनों एक दूसरे को देख के परेशान है। वो लड़का उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो, मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है। वो आदमी भी कहता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो लड़का परेशान हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये तो नहीं कि किसी ने उसका किडनैप करके उसकी किडनी को निकाल लिया है। लेकिन वो आदमी उस लड़के को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर कोई तुम्हारी किडनी निकालता तो अभी तुम जिंदा नहीं होते और चिल्लाने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं होते। वो लड़का पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम डॉक्टर हो? वो आदमी कहता है हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम लॉरेंस है और तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वो कह रहा है मुझे किसी को नाम नहीं बताना, मुझे बस यहाँ से निकलना है। उन दोनों के पैर में जंजीर है और जंजीर इतनी है कि वो दोनों बस 1 या 2 इंच हिल सके, उससे ज्यादा नहीं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और सामने कौन मरा हुआ है और उसके हाथ में गन और टेप रिकॉर्डर क्यों है। लॉरेंस उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ कैसे आए हो? वो लड़का बोलता है नहीं। उसके बाद वो लड़का लॉरेंस से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो? लॉरेंस कहता है कि मैं किसी पेशेंट को देखने गया था और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। मेरी जब आँख खुली तो मैं यहाँ था बंधा हुआ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया है। तभी लॉरेंस का ध्यान दीवार पे लगी हुई घड़ी की तरफ जाता है। वो कहता है कि इस कमरे में, इस गंदे से कमरे में ये ब्रांड न्यू घड़ी क्या कर रही है? यानी कि जिसने भी हमें कैद किया है वो ये चाहता है कि हमें टाइम का पता लगे, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है? लॉरेंस के सवालों का जवाब उस लड़के को मिलता है। अचानक उस लड़के को उसकी पॉकेट में एक पैकेट मिलता है और उस पैकेट में एक छोटी सी कैसेट है। उसे समझ में नहीं आता कि इस कैसेट का वो क्या करे। लॉरेंस भी अपने पॉकेट में देखता है तो उसके पॉकेट में भी एक पैकेट है और उस पैकेट में भी एक टेप है, लेकिन उसके साथ उस पैकेट में एक गोली है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि ये गोली इसके पैकेट में क्यों है, लेकिन अब टेप को बचाना पड़ेगा। वो लोग उस लाश की तरफ देखते हैं जिसके हाथों में टेप रिकॉर्डर है। लॉरेंस उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम एडम है। लॉरेंस कहता है कि एडम, हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तुम कोशिश करो उसके हाथ से टेप रिकॉर्डर लेने की। एडम अपनी शर्ट उतारता है और शर्ट फेंक के टेप रिकॉर्डर को अपने तरफ खींचता है। अब टेप रिकॉर्डर उसके पास आ चुका है। वो कैसेट को प्ले करता है। कैसेट में एक आवाज आ रही है, हेलो एडम, कैसे हो तुम? तुमने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को बहुत कुछ करते देखा है, तुम हमेशा छुप के रहते हो और लोगों को उनकी जिंदगी जीते हुए देखते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीते हुए दिखूंगा। इस कमरे में तुम्हारी मौत भी हो सकती है और शायद तुम जिंदा भी रह सकते हो। एडम और लॉरेंस को समझ में नहीं आ रहा कि ये टेप में किसकी आवाज है और वो एडम को कैसे जानता है। लॉरेंस एडम को कहता है कि मुझे टेप रिकॉर्डर दो, लेकिन एडम परेशान है। वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे अपना कैसेट दो, मैं यहीं पर बजाऊंगा। लॉरेंस को मजबूरी में एडम को कैसेट देना पड़ता है। कैसेट में फिर से वही आवाज है जो कह रही है, हेलो लॉरेंस, तुम कैसे हो? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। तुम्हें वो घड़ी दिख रही है ना, तुम्हारे पास सिर्फ 6 बजे तक का वक्त है। अगर 6 बजे तक तुमने एडम को मार दिया तो तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने एडम को नहीं मारा तो मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी बेटी और बीवी को मार दूंगा। उस टेप में ये भी कहा गया है कि अपने दिल की बात सुनो। लॉरेंस को समझ में आ जाता है कि ये क्लू है। वो कहता है कि चारों तरफ देखो कि दिल का निशान कहाँ बना हुआ है। वो लोग देखते हैं कि एक बॉक्स में दिल का निशान बना हुआ है। वो उस
डब्बे को हटाते हैं, उस डब्बे के अंदर एक पैकेट है और उस पैकेट में 2 आरी है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो आरी उनकी जंजीरों को काटने के लिए। वो दोनों अपनी जंजीर को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कातिल इतना बेवकूफ नहीं था, उनकी जंजीरें नहीं कटती। एडम गुस्से में आके शीशे की तरफ अपनी आरी फेंक देता है और लॉरेंस एडम को ये बताता है कि उस कातिल ने इस आरी को हमारी जंजीर काटने के लिए नहीं दिया है, वो चाहता है कि हम अपना पैर काटे। एडम ये सुन के डर जाता है कि कौन हो सकता है ऐसा खौफनाक कातिल। वो दोनों डर जाते हैं कि ये कौन है, ये हमें कैसे जानता है। एडम चिल्ला रहा है, लेकिन लॉरेंस को सब कुछ याद आ रहा है। लॉरेंस कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये कौन है। एडम पूछता है कि मुझे बताओ ये कौन है। लॉरेंस कहता है कि ये एक साइको किलर है, लेकिन पुलिस अभी तक इसे पकड़ नहीं पाई है और मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि उसने एक केस में मुझे फंसाने की कोशिश की थी। लॉरेंस एडम को कहानी सुनाना शुरू करता है कि आज से 5 महीने पहले पुलिस को एक लाश मिली थी, लेकिन वो लाश ब्लेड से पूरी तरीके से कटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने अपने आप को ब्लेड से काटा है, लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? उस आदमी के पास पुलिस को एक टेप मिलता है और उस टेप में उसी किलर की आवाज है और उसमें ये कहा जा रहा है कि तुमने बहुत महीने पहले अपने हाथ काट के मरने की कोशिश की थी। क्या तुम सच में मरना चाहते थे या फिर तुम्हें अटेंशन चाहिए थी? आओ देखते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अगर 3 घंटों से तुम इस प्लेट्स की तारों को पार करते हुए दरवाजे तक पहुंच गए तो तुम जिंदा रहोगे, वरना तुम मर जाओगे। वो बेचारा आदमी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए प्लेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। ब्लेड उसके पूरे शरीर को काट के रख देता है। इस केस के ऑफिसर टैप और सिंह ये देख के काफी परेशान है कि ये कौन सा किलर है जो कि ऐसा कर सकता है। उन्हें उस लाश के पास कोई सबूत नहीं मिलता सिवाय पेन के। ये पेन किसका है, कहाँ से आया है? अब ये किलर को पकड़ने का एक आखिरी सबूत है। कहानी हमें डॉक्टर लॉरेंस के पास लेके जाती है, जो कि अपने स्टाफ को एक बॉडी दिखा के समझा रहे कि ये पेशेंट है, इसका नाम है जॉन, इसके पेट में ट्रॉमा है, ये कभी भी मर सकता है, लेकिन हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। वो अपने स्टूडेंट को समझा रहे कि हमें कैसे किसी का इलाज करना पड़े। उनके क्लास में उनका एक स्टाफ जेप है जो कि बहुत चालाक है और डॉक्टर लॉरेंस को भी वो पसंद है। तभी लॉरेंस को ये पता चलता है कि उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पुलिस आई है। पुलिस वहाँ पर क्यों आई है, वो लॉरेंस के पास क्यों गई है, आइए जानते हैं। ऑफिसर टैप और सिंह लॉरेंस को ये बताते हैं कि उन्हें एक लाश मिली है और लाश के पास उन्हें लॉरेंस का पेन मिला है। लॉरेंस भी ये जान के हैरान है कि उसका पेन लाश के पास कैसे आया। ऑफिसर टैप और सिंह उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पर लॉरेंस का वकील आता है और वकील लॉरेंस से पूछता है कि कल रात तुम किसके साथ थे, क्या कर रहे थे? लॉरेंस कहता है कि मैं पेशेंट के साथ था। वकील पूछता है कि उस पेशेंट का नाम क्या था, लेकिन लॉरेंस घबरा रहा है और आखिरकार लॉरेंस को सच बताना पड़ता है। वो बताता है कि वो किसी लड़की के साथ था। पुलिस वाले लॉरेंस की बात को चेक करते हैं और पाते हैं कि लॉरेंस सच बोल रहा था, लेकिन वो लॉरेंस को छोड़ते नहीं। वो कहते हैं कि हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। इस किलर के हाथों सिर्फ एक लड़की बची थी और वो गवाही देने के लिए यहाँ आ रही है और हम चाहते हैं कि तुम उनकी गवाही सुनो, शायद तुम्हें याद आ जाए कि ये किलर कौन है और उसके पास तुम्हारा पेन कैसे आया। लॉरेंस तैयार हो जाता है। वो लड़की, वो चश्मदीद गवाह जो कि उस किलर के हाथों बच गई थी, वो पुलिस वाले को बताती है कि मैं बहुत नशे करती थी। एक दिन मेरी आंख खुली तो मैं बंधी हुई थी, मेरे मुंह पे एक ट्रैप लगा हुआ था और मेरे सामने एक टीवी चल रहा था जहाँ पर एक किलर आया और उसने ये बताया कि तुम बहुत नशे करती हो ना, तुम्हें जिंदगी की आदत नहीं है ना, तो चलो हम एक खेल खेलते हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे मुंह पे एक ट्रैप लगा हुआ है जिसकी चाबी एक आदमी के पेट के अंदर है और वो आदमी तुम्हारे साथ इस कमरे में है। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। अगर 15 मिनट के अंदर तुमने वो चाबी निकाल ली तो तुम बच जाओगी, वरना ये ट्रैप तुम्हारा मुंह फाड़ देगा और तुम्हें एक दर्दनाक मौत देगा। वो लड़की समझ जाती है कि उसके पास कोई चारा नहीं है। वो अपने हाथ पैरों को आजाद करती है। वो धीरे धीरे करके उस आदमी के पास जा रही है। वो चाकू उठाती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि वो आदमी अभी जिंदा है, लेकिन वो बेचारी लड़की अपने आप को बचाने के लिए उसका पेट फाड़ देती है और उसके पेट के अंदर से चाबी निकाल के उस ट्रैप को खोल देती है। वो लड़की तो बच चुकी है, लेकिन वो आदमी मर गया। उस लड़की की कहानी सुन के ऑफिसर टैप, सिंह और लॉरेंस तीनों परेशान है कि कौन ऐसा कर सकता है, कौन इतना बड़ा हैवान है। सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। एडम लॉरेंस से पूछता है कि तुम श्योर हो कि ये वही कातिल है? लॉरेंस कहता है हाँ। एडम को लॉरेंस के ऊपर शक हो रहा है कि ये भी तो हो सकता है ना कि शायद
तुम वो कातिल हो और तुम मुझे यहाँ लेके आए हो। लॉरेंस कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मेरी हालत तुम्हारी जैसे, और मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाऊंगा। एडम को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तभी उसका ध्यान उस टूटे हुए शीशे की तरफ जाता है और वो ये देखता है कि ये टू वे मिरर है, यानी कि कोई उन पे नजर रख रहा है। वो सामने वाला शीशा तोड़ देता है और तब देखता है कि वहाँ कैमरा है, यानी कि कैमरे से कोई उन दोनों की तरफ नजर रख रहा है। हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। एडम को और गुस्सा आ रहा है, उसे लॉरेंस के ऊपर शक हो रहा है, लेकिन लॉरेंस उसे बताता है कि उसे भी अपनी बेटी और बीवी की याद आ रही है। कहानी हमें फिर से पास की तरफ लेके चलती है, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि लॉरेंस की बेटी को ऐसा लग रहा है कि उसके रूम में कोई है। वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को कहती है कि मेरे कमरे में कोई है, डैडी को कहिए ना कि मेरे साथ मेरे कमरे में जाके चेक करे। उसकी बीवी और उसकी बेटी लॉरेंस के पास आती है। लॉरेंस अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में जाता है और वो अपनी बेटी को समझाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन लॉरेंस को पता नहीं था कि उसका वादा झूठ होने वाला है। वो अपनी बेटी को सुला के कमरे से बाहर निकलता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि लॉरेंस की बीवी और उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वो दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे, वो दोनों झगड़े कर रहे हैं। लेकिन अब लॉरेंस को अपनी बीवी की बहुत याद आ रही है। लॉरेंस एडम से कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी और बीवी को देखना चाहते हो। वो अपना वॉलेट एडम को देता है। एडम उसकी बेटी की फोटो को देखता है, कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, और तुम्हारी बीवी कहाँ है। लॉरेंस कहता है कि उस फोटो के अंदर एक और फोटो है जो कि मेरी बीवी की है। एडम उस फोटो के अंदर की फोटो को निकालता है और देखता है कि उस फोटो में उसकी बीवी और बेटी बंधी हुई है, और उस फोटो में लिखा हुआ है सरप्राइज। उस फोटो के पीछे एक मैसेज भी है। एडम ये जानता था कि अगर वो ये फोटो लॉरेंस को दिखा देगा तो लॉरेंस कुछ भी कर सकता है। वो उस फोटो को लॉरेंस से छुपा लेता है। लेकिन लॉरेंस की बीवी और बेटी के साथ क्या हुआ, कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि रात में लॉरेंस के घर से जाने के बाद उसकी बेटी के कमरे से एक आदमी निकलता है, यानी कि ये उसकी बेटी का वहम नहीं था, और वो आदमी लॉरेंस की बीवी और बेटी दोनों को बंदी बना लेता है। इन सारी चीजों से दूर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव टैब और सिंह अभी भी उस केस पे काम कर रहे हैं। वो उस कातिल की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। तभी वो ध्यान देते हैं कि वो कातिल जहाँ रिकॉर्ड कर रहा था उसके पीछे फायर अलार्म बज रहा था। टैब ये कहता है कि पता करो कि अगले 2 दिन में कहाँ पर आग लगी थी। वो लोग पता कर लेते हैं। अब वो उस कातिल के बहुत नजदीक है। वो उस कातिल के अड्डे पे पहुंचते हैं, जहाँ वो ये देखते हैं कि एक आदमी बंधा हुआ है। टैब सिंह से कहता है कि हमें छुप जाना चाहिए, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। वो दोनों उस कातिल का इंतजार कर रहे हैं। वो कातिल वहाँ आता है और वो उस इंसान को कहता है कि तुम तो मेरे एक्सपेरिमेंट हो, तुम्हारे ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसके बाद मैं अपने विक्टिम के साथ खेल खेलूंगा। लेकिन इससे पहले वो उस आदमी को कुछ कर पाता, टैब और सिंह वहाँ पर उसे गिरफ्तार करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन वो कातिल बहुत चालाक था। वो उस मशीन को ऑन कर देता है और अब टैब और सिंह के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वो उस आदमी को बचाए या फिर उस कातिल को पकड़े। सिंह उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा है और टैब उस कातिल के पास है। सिंह तो उस आदमी को बचा लेता है, लेकिन तभी उसी वक्त वो कातिल टैब के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। सिंह उसके पीछे जाता है। सिंह उस पे गोली चलाता है। वो कातिल गिर जाता है। सिंह को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अचानक उसका पैर एक तार पे लगता है और तार से कनेक्ट था ऊपर की गन जलती है और सिंह वहीं मर जाता है। और फिर वो कातिल उठ के वहाँ से चला जाता है। टैब वहाँ आता है और अपने दोस्त को मरा हुआ देखता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कहानी हमें प्रेजेंट की तरफ लेके आती है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि टैब लॉरेंस के घर पे नजर रख रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो कातिल टैब ही है? क्या उसी ने लॉरेंस को फंसाया है? आइए जानते हैं। जहाँ पर एक तरफ टैब अपना काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एडम लॉरेंस की बीवी और बेटी की फोटो के पीछे मैसेज को पढ़ रहा है। उस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें अभी तक एक्स मार्क्स नहीं मिला है तो याद रखो, कभी कभी किसी चीज को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, रोशनी की जरूरत नहीं होती, अंधेरे में भी वो चीज दिख जाती है। एडम समझ जाता है कि वो कातिल क्या कहना चाहता है। वो लॉरेंस को कहता है कि लाइट को ऑफ करो। लॉरेंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एडम ये क्यों कह रहा है। लॉरेंस एडम की बात मानता है। वो लाइट को ऑफ करता है और वो देखता है कि उसके बगल में एक साइन ग्लो कर रहा है। वो दोनों समझ जाते हैं कि इस साइन को ऐसा बनाया गया था कि सिर्फ अंधेरे में ये दिखाई देता है। लॉरेंस उस साइन के पास जाता है
और वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में एक लेटर है और 2 सिगरेट। उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे अंदर गोली चलाने की हिम्मत नहीं है तो एटम को मारने का और भी तरीका है। इस सिगरेट को खून में डुबाओ, खून में पॉइजन मिला हुआ है और फिर ये सिगरेट एटम को दे दो। एटम खुद ब खुद मर जाएगा। एटम सिगरेट देख के मांगने लगता है कि मुझे दो, लेकिन अब लॉरेंस के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो लाइट को ऑफ करता है, वो एटम से कुछ बात कर रहा है और हमें ये दिखाया जाता है कि जो इंसान उस पे नजर रख रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों कर क्या रहे। अचानक लाइट ऑन होती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि लॉरेंस उस सिगरेट को खून में डुबा रहा है, यानी कि वो उस सिगरेट को पॉइजन बना रहा है। और उसके बाद वो एटम से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी सिगरेट चाहिए? एटम कहता है हाँ, लेकिन लॉरेंस उसे वो सिगरेट नहीं देता जो कि खून में डूबी हुई है। वो उसे नॉर्मल सिगरेट देता है। एटम उस सिगरेट को पीता है और उसके बाद मरने की एक्टिंग करता है, यानी कि लॉरेंस और एटम यही प्लान बना रहे थे। लेकिन वो कातिल उससे बहुत ज्यादा चालाक है। एटम और लॉरेंस के पैरों में जो जंजीरें बंधी हुई है उन जंजीरों में शॉक है। वो एटम को शॉक देता है और एटम तड़पता हुआ उठ जाता है। लॉरेंस एटम को कहता है तुम क्या कर रहे हो? ये हमारा आखिरी रास्ता था यहाँ से भागने का, तुमने एक्टिंग बंद क्यों की? एटम लॉरेंस को कहता है उसने मुझे शॉक दिया। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे बचे। तभी लॉरेंस एटम को पूछता है तुम्हें कैसे पता था कि अंधेरा करने के बाद वो एक्स मार्क्स हमें दिखेगा? तुम कैसे जानते थे? एटम को मजबूरी में लॉरेंस को सब कुछ बताना पड़ता है। अब लॉरेंस अपनी बीवी और बेटी की फोटो देख के परेशान हो जाता है। उसे यहाँ से बाहर निकलना है, उसे अपनी बीवी और बेटी को बचाना है। तभी एटम को कुछ याद आता है। एटम कहता है मुझे याद आ रहा है कि मैं कैसे यहाँ पहुंचा हूँ। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैं अपने घर में अपनी फोटो की रील्स को ठीक कर रहा था, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर में कोई है और एक साये ने मुझ पे हमला कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ। कौन है वो साया? क्या चाहता है वो हमसे? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लॉरेंस को जो बॉक्स मिला था उस बॉक्स में एक फोन भी था जिसमें सिर्फ कॉल आ सकता है, कॉल जा नहीं सकता। उस फोन में कॉल आता है, लॉरेंस कॉल उठाता है और वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि उसकी बीवी का है। वो कहती है कि एटम की बातों पे भरोसा मत करना, वो तुम्हें पहले से जानता है। और उसके बाद कॉल कट जाता है। लॉरेंस ये कहता है कि मेरी बीवी कह रही थी कि तुम मुझे पहले से जानते हो, कौन हो तुम और तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? आखिर तुम हो कौन? और आखिरकार एटम को सच बताना पड़ता है। एटम उसे ये बताता है कि मुझे किसी ने पैसे दिए थे तुम्हारा पीछा करने के लिए और तुम पे नजर रखने के लिए, और मैं तुम्हारी फोटोज खींचता था, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा था, तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे थे। एटम लॉरेंस को उसकी सारी फोटोज दिखाता है जो कि उसी पैकेट में थी जो कि एटम को मिला था। लॉरेंस उस फोटो को देख के भी बहुत परेशान है। तभी एटम ये कहता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई और भी है? क्योंकि उन फोटोज में से एक फोटो ऐसी भी है जिसमें एटम का घर दिखाया जा रहा है। एटम उस फोटो को देखता है जहाँ पर एक आदमी उसके घर में है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सेप है। उसे समझ में नहीं आता कि सेप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो चिल्लाता है कि सेप मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लॉरेंस एटम से पूछता है कि तुम्हें मुझ पे नजर रखने के लिए किसने कहा था? और उसके बाद एटम ऐसे इंसान का नाम बताता है जिसे सुन के लॉरेंस चौंक जाता है। वो कहता है डिटेक्टिव टैब। लेकिन डिटेक्टिव टैब लॉरेंस पे नजर क्यों रख रहे थे? कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है। अपनी दोस्त की मौत के बाद डिटेक्टिव टैब ने ये तय कर लिया था कि वो इस केस को सॉल्व करेंगे और उन्हें लॉरेंस के ऊपर शक था कि इन सारे कारनामों में लॉरेंस का हाथ कहीं ना कहीं तो जरूर है। इसलिए उन्होंने लॉरेंस पे नजर रखने के लिए एटम को रखा था और खुद भी लॉरेंस के घर के सामने लॉरेंस पे नजर रख रहे थे। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है जहाँ पर एटम लॉरेंस को ये बताता है कि वक्त पूरा हो चुका है, 6 बज चुके हैं। लॉरेंस के पास फोन आता है। लॉरेंस चिल्लाता है सेब मैं तुझे मार दूंगा। लॉरेंस की बीवी लाइन पे है। सेब कहता है वक्त पूरा हो चुका है। लॉरेंस चिल्लाता रहता है और वहाँ दूसरी तरफ सेब लॉरेंस की बेटी और बीवी को मारने वाला है, लेकिन लॉरेंस की बीवी तब तक अपने हाथ को आजाद कर चुकी है। वो सेब के ऊपर हमला कर देती है। सेब भी गोली चला देता है। गोली की आवाज सुन के उनके घर के सामने डिटेक्टिव टैब ये समझ जाते हैं कि लॉरेंस के घर में कोई खतरा है। वो लॉरेंस के घर की तरफ आते हैं, सेब के ऊपर हमला करते हैं। सेब और उनके बीच लड़ाई हो रही है और इसी बात का फायदा उठा के लॉरेंस की बीवी अपनी बेटी को लेके वहां से भाग जाती है। सेब भी ये समझ चुका है कि लॉरेंस की बीवी और बेटी तो बच चुकी है, लेकिन वो लॉरेंस को छोड़ेगा नहीं। वो वहां से
भागता है। डिटेक्टिव टैब भी उसके पीछे जाते हैं और वहाँ पर दूसरी तरफ लॉरेंस ये समझ जाता है कि उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन वो निकलेगा कैसे? जंजीर तो कट नहीं रही। वो फैसला करता है कि वो अपना पैर काट लेगा। वो अपना पैर काटता है। वो दर्द से तड़प रहा है। वो आजाद होता है। उस लाश के हाथों से रिवॉल्वर लेता है, उसमें गोली को अपलोड करता है और वो गोली चला देता है। एडम को गोली लग जाती है और लॉरेंस को अब इंतजार है वहां से बाहर निकलने का। और वहां पर दूसरी तरफ ज़ेब भी वहां पर पहुंच चुका है। डिटेक्टिव टैब ज़ेब का पीछा कर रहे हैं, लेकिन ज़ेब डिटेक्टिव टैब को भी मार देता है। वो फिर उस कमरे में पहुंचता है जहां पर एडम मरा हुआ है और लॉरेंस का पैर कटा हुआ है। लॉरेंस कहता है कि मैंने उसे मार दिया, अब मुझे यहाँ से आजाद करो, लेकिन ज़ेब कहता है कि वक्त पूरा हो चुका है और रूल्स है, तुम्हें तो अब मरना ही पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त एडम ज़ेब का पैर खींच लेता है। एडम अभी भी जिंदा है। लॉरेंस ने एडम के कंधे पे गोली मारी थी। एडम भी मरने की एक्टिंग कर रहा था और वो दोनों मिलके ज़ेब को मार देते हैं। लॉरेंस एडम से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरा यकीन करना, मैं बाहर जाके मदद लेके आता हूँ। एडम चिल्ला रहा है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन लॉरेंस को वहाँ से जाना पड़ेगा। हमें ये भी दिखाया जाता है कि लॉरेंस की बीवी और बेटी बच चुकी है और वो अब लॉरेंस का इंतजार कर रही है। लॉरेंस किसी तरह से रेंग के उस कमरे से बाहर निकलता है। लॉरेंस के जाने के बाद एडम ज़ेब की तलाशी ले रहा है कि शायद उनकी जंजीरों की चाबी उसे मिल जाए। तभी वो ये देखता है कि ज़ेब के पास भी एक कैसेट है। वो समझ जाता है कि ज़ेब कातिल नहीं है। वो कैसेट को बजाता है और कैसेट में उसी किलर की आवाज है जो कि ज़ेब को भी ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेलना चाहता हूँ। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें एक माँ और बेटी को कैद में रखना पड़ेगा और तुम्हें बस एक छोटा काम करना है। अगर 6 बजे तक लॉरेंस ने एडम को नहीं मारा तो तुम्हें उन दोनों को मारना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैंने तुम्हें एक पॉइजन दिया है जिसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वो एंटीडोट तुम्हें दूंगा नहीं और तुम मर जाओगे। एडम को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ज़ेब भी वो कातिल नहीं है तो कौन है। और तभी एडम को मिलता है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज, क्योंकि वो लाश जो कि एडम और लॉरेंस के साथ उस कमरे में थी वो उठ के खड़ी हो जाती है। वो कोई लाश नहीं था, वो जॉन था। जॉन याद है ना, लॉरेंस का पेशेंट जिसके पेट में ट्रॉमा था, जो कि मरने वाला है। जॉन को इस बात से दिक्कत थी कि वो तो मर रहा है, उसे तो अपनी जिंदगी की कदर है, लेकिन और सबको अपनी जिंदगी की कदर क्यों नहीं है। तो इसलिए वो उनके साथ मौत का खेल खेलता था। एडम जॉन के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन एडम को फिर से शॉक दे देता है और एडम को तड़पता हुआ छोड़ के वहां से बाहर निकल जाता है। एडम चिल्लाता रहता है कि मुझे मत छोड़ो, मुझे बचा लो, लेकिन जॉन नाम का वो हैवान वहां से जा चुका है। ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, अभी तो 100 के बहुत सारे रूप देखना बाकी है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा क्या आप लोग इस कहानी के और भी रूप देखेंगे या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।